मैंने सबकी सुनी और गुजारिश ये है कि आपने जैसे कि 2-3 दिन नहीं देखा प्रोग्राम में, बात ये होती है कि इंसान वो है ना कि वो वक्त आ गया है कि अब साहिबाने दर्द जो ख्वाब देखते हैं वही ख्वाब ना रसा, और दामन बने तो रंग हुआ दस्तरस से दूर, मौजे हवा हुए तो है खुशबू गुरेज पा। इस बेदिली के आलम में सिर्फ इस बुनियाद पर आके बात कर देना कि अच्छा चलें सॉरी कि किसके साथ क्या हो रहा है, उसकी रिपोर्टिंग जो है वो अपनी ज़ात में कोई काम नहीं है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दिन ब दिन आपको दलदल में उतरती हुई सूरत हाल के ऊपर देनी पड़े, उसके लिए भी बड़ा हौसला चाहिए। मैंने 2-3 दिन जो मेन स्ट्रीम मीडियम्स पे टीवी प्रोग्राम्स में जो संजीदा लोग थे उनकी गुफ्तगू सुनी। मतलब एपीएस वाले बच्चों के ऊपर जितना प्रोग्राम हुआ डॉन ने भी किया, और जो आउटपुट वो लेके आए उसमें ये था कि सान्या हमारे साथ गुजर चुका, वाकया हमारे ऊपर हो चुका, लेकिन अभी तक ये इम्कान नहीं है कि हम उन सच्चाइयों को जो उसका बायस बनी थी, जो उसकी वजह बनी थी, हम उन सच्चाइयों को टेबल पे रख के पब्लिक के साथ शेयर कर सकें। और ये सिलसिला आपका हमीदुर रहमान कमीशन से शुरू हो रहा है, बल्कि हमीदुर रहमान कमीशन क्या, उससे भी पहले जो 53 वाली कार्रवाई थी, मुझे हैरत है कि वो कैसे छप गई। वो भी एक तहकीकाती रिपोर्ट ही थी, लेकिन उस तहकीकाती रिपोर्ट में जो उस वक्त के सीनियर और दानिश्वर जजेस ने जो बातें की थी, उससे सबक तो किसी ने नहीं लिया। उसके बाद वो कमीशन की रिपोर्ट जो है वो भी बताती गई कि जनाब ये हुआ है, ये सिलसिले थे। उस कमीशन की रिपोर्ट के पैरेलल एक अलमिया पाकिस्तान सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब की उस ज़माने में एक किताब आई थी, जो उन्होंने अपनी पैचअप की कोशिशों के तनाजुर में पाकिस्तान, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ एफ़र्ट्स जो हुकूमती सतह पर हो रही थी, उसके बाद उन्होंने सराहन जमीला वाले ऑप्शन की बात की थी। लेकिन अगर उस तरह की जो भुट्टो साहब की जो हारदिल अजीज़ी थी, वो कुरान शरीफ के की इस्तिलाहों को डिसाइफर और डी कोड करके अपने लोगों की ज़ाती ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की अहलियत रखते होते, तो फिर सान्हे नहीं होते। मैं सान्या मशरक़ी पाकिस्तान और सान्या एपीएस को इकट्ठा इसलिए बयान कर रहा हूँ कि इन दोनों में लफ्ज़ सान्या कॉमन है। इनकी तारीख यानी जिस डेट को ये हो रहे हैं वो भी मुश्तरक है, और दोनों की सूरत में जो आपका लॉस है, एक में आपका बाजू कटता है, जिस्म का एक पूरा हिस्सा काट के अलहदा होता है, और उसके पीछे भी आपकी सबक ना सीखने और सबक ना लेने वाली ज़हनीत कार फरमा है। दूसरे में आपकी फ्यूचर के मतलब जाहिर है वो बच्चों की तादाद चंद सौ थी, मान लिया गिने चुने थे, लेकिन वो आपके बच्चे तो थे, वो आपका फ्यूचर थी, नस्ल थी वो। तो जो नस्ल आपका फ्यूचर थी, उनको इस तरह बेदर्दी से किसी भी प्रीटेक्स्ट पे हमला करके मार दिया गया, तो उसकी रिपोर्ट और रिपोर्ट से मुतल्लिका आप लोगों की फर्दर प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग, वो आप ही के दायरों में उधर ही कहीं आप ही के लेवल पे घूम रही है। पब्लिक जो है वो सिवाय कॉन्स्पिरेसी थेरीज के ऊपर मुख्तलिफ बातें सुनने के और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा से मुस्तफ़ीज़ होने के, पब्लिक को आप कभी ऑन बोर्ड नहीं लेते। हत्ता कि ये आपने एक पेज वाला जो फ़िक्रा और लफ्ज़ सुना हुआ है, उसमें हमेशा एक पेज से मुराद हुकूमती अपना ओहदेदारान, अपोजिशन के पार्टियों के सरबराहान, आपकी एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान
और इसी तरह अदलिया और जो करते धरते हैं वो सब शामिल होते हैं। नहीं शामिल होते तो आपके पब्लिक शामिल नहीं होते। तो जो सिस्टम आप लेके चल रहे हैं उसमें पब्लिक का तो रोल ही कोई नहीं है। उसमें तो वो गालिब ने कहा है ना कि हर चंद कहें कि है, नहीं है। मतलब आप उनका नाम लेते हैं, उनकी बात करते हैं, उनका जिक्र आता है, लेकिन वो मैटर नहीं करते। जब वो मैटर नहीं करते तो उनके बच्चे कहां से मैटर करते हैं? और बच्चे ही क्या, जो बड़े भी, यानी 80,000 का फिगर जो है वो अब मशहूर हो चुका है पाकिस्तान में कि हमने दहशतगर्दी के जवाब में उसकी कमर तोड़ने के लिए 80,000 अफराद की शहादतें दी। तो उसका नतीजा क्या निकला? क्या उसके बाद आपने पाकिस्तान को कम अज़ कम मलेशिया के तर्ज अमल के मुताबिक ले लिया एज ए स्टेट? क्या आपने प्लूरलिज्म को और सबके ज़िंदा रहने और सबके पाकिस्तान के ओनर होने के हक को कौमी सतह पर उस तरह से इस्टेब्लिश करवा लिया 80,000 बंदे मरवा के? क्या उसके बाद आपने जो मुख्तलिफ सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं उनके ग्रीवेंसेस को सेटल कर लिया? क्या आपने उसके बाद वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेके जाने वाले जो भी कारपोरेट सेक्टर के उस तरह के लोग थे या वहाँ पर पहले से मौजूद जो मईशत के और इक्तसादियात के करता धरता थे, उनको एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर ली? इन सारी बातों का जवाब अभी तक ना में है। उसके बाद अब आप लोगों की वो नई तमाशबीनी शुरू होगी कि जी हम पहले इतने जलसे करेंगे, फिर हम उसके बाद आपका मार्च करेंगे और इमरान खान की छुट्टी करवाएंगे, और दूसरे नंबर पर वो साथ ये भी कहते हैं कि वो हमारा मुखातिब नहीं है। जिस पे शेख रशीद कहता है कि फिर तो आपने किससे बात करनी है, और वो चस्के ले लेके कह रहे हैं कि जी हमें बताएं, हम जिनसे आप करना चाहते हैं बात, उनसे बात करवा देते हैं। अब इस तरह की बातें काबिल शर्म हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अपोजिशन के मुतालबात हैं उनमें क्लैरिटी कोई नहीं है। क्लैरिटी इन मानों में नहीं है कि आप कह रहे हैं कि हमें आने दें, इनको जाने दें, इनको घर भेजें और इनकी जगह पे हम आए। तो आप तो पहले भी थे 3-3 दफ़ा। तो जो आपने पहले 3-3 दफ़ा में किया है वही करेंगे ना अब। दूसरे नंबर पर आपका जो सरखेल आपने जिसको पगड़ वाला पहना के आगे किया है मुल्ला फजलुर रहमान, उसकी सियासत का जो हब है वो तो पहले दिन से ये है कि आप जो मर्जी करते रहें, मुझे मेरा हिस्सा मिलता रहे, इक़्तिदार में भी और खाने में भी। और वो उन्होंने लिया भी। नवाजने की मुख्तलिफ शक्लें हैं, उसके मुताबिक वो नवाजे के। और उससे बड़े बड़े लेवल पे जो थे, यानी उसका हाथ जो था वो सिर्फ उसकी एक चेयरमैनशिप तक पड़ता था, लेकिन दूसरों का हाथ उससे बड़े लेवल पर पड़ता था। तो जिनका जिस लेवल तक हाथ पड़ता था उन्होंने उस लेवल में कमी नहीं की। नतीजा क्या निकला कि अब कोई सी SOP बनाए तो आप उसके लिए वसाइल ढूंढने चल पड़ते हैं। वसाइल तो आपके पास थे, वसाइल तो आपके पास हैं। आपके पास जो 22 करोड़ की अफरादी कुव्वत है, आपने उस अफरादी कुव्वत को इंटरनेशनली लोगों में मार्केट करने के लिए और एक कारआमद इंसानी सरमाया, ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर डेवलप करने में कोई काम किया? कोई नहीं किया। आपको अगर डैम बनाना पड़े तो आप पैसे मांगने चल पड़ते हैं। आप ओवरसीज को कहते हैं कि आप में बड़ा पोटेंशियल है, आप ये कर देंगे, आप मुल्क के साथ हैं, और ओवरसीज की जायदादें वहां पे कब्जे होते रहते हैं। फिर आप कहते हैं ये मुल्क सबका है, लेकिन जिस वक्त जिसकी चाहे आप वहां से छुट्टी करवा देते हैं। फिर आप आइन करते हैं, लेकिन आइन में दी गई इंसानों को जो गारंटियां आइन ने फराहम की हुई हैं, अफराद को जो गारंटियां फराहम की गई हैं,
उनके एतकादात को जो ज़मानतें दी हुई हैं, उनका राइट टू फेथ है, उनका अपने फेथ के इजहार का हक है, इनमें से तो किसी हक को आप ऑनर नहीं कर रहे। और जब ऑनर नहीं कर रहे और आपकी अदालतें ऑनर करने देने में मददगार भी साबित नहीं होती, तो आपके आर्गूमेंट ये होता है कि जी इसके लिए वसाइल नहीं। आपकी अदलिया अपने फैसले नाफिज करने के लिए जितनी रिट और जितनी पावर और जितनी सिक्योर्ड इन्वायरमेंट की अदालतों को और जजों को ज़रूरत है, वो आप मुहैया नहीं कर पा रहे। उसके ऊपर आपका ये दावा है कि जी हम दुनिया की बेहतरीन फ़ौज हैं। भाई आप दुनिया की बेहतरीन फ़ौज हैं, मान लिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके दुनिया की बेहतरीन फ़ौज होने और आपका इस्लाम के पहली एटॉमिक पावर और वाहिद एटॉमिक पावर होने का, न्यूक्लियर पावर होने का फ़ायदा क्या पहुंचा? वही जिस मैंने एक दफ़ा पहले एक प्रोग्राम में बात की थी कि आपका चौकीदार जो है उसके पास लेज़र गन्ने और पता नहीं क्या क्या और हाई टेक्नोलॉजी और पता नहीं हर तरह का असला उसके पास मौजूद है, लेकिन जो घर के अफराद हैं वो डायसेंट्री और डायरिया से मर जाएं तो उस पर क्या करेंगे?